नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और उन सबों को ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। जितने भी बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इस साल 2024 की बोर्ड की परीक्षा देंगे, उन सभी बच्चों का आज का हम लोग का चौथा लेसन है। उस लेसन को हम लोग पढ़ेंगे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कल्चर। 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है, जिसको देने के लिए जो बच्चे इस साल बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और बहुत लगन से और बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति का जो चैप्टर है। लेकिन चैप्टर को जो शुरू करने से पहले, अपने लेसन को शुरू करने से पहले, मैं एक बार आप लोगों से फिर छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। आइए हम लोग अपना जो है सेशन शुरू करते हैं। अपना जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति को हम लोग पढ़ना चाहते हैं। आखिर में ये भारतीय संस्कृति है क्या? लेसन हम लोग का शुरू होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा हुआ। राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ भारतीय संस्कृति जो इंडियन कल्चर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर भारत संस्कृति किसे कहते हैं? हमारी बोल चाल, हमारी भाषा, हमारे क्षेत्र, हमारे रहन सहन, हमारे पहनावा, यही सब न संस्कृति है। हमारा जो एक देश है बहुत ही विशाल देश है और विशाल देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न तरह की संस्कृतियां पाई जाती हैं। किस तरह पाई जाती हैं, उन संस्कृतियों को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और देखेंगे। मैं किताब से पढ़ाता हूं, आप लोग भी किताब अपने पास रख लीजिए। कोई भी प्रकाशन की बुक हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पेंसिल अपने साथ रख लीजिए ताकि कोई भी कठिन शब्द आए, कोई भी कठिन वर्ड्स आए तो आप लोग उसको पेंसिल से लिख लीजिएगा किताब पे और फिर उसको कॉपी पे उतार करके फिर उसको इरेज कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग अपने भारतीय संस्कृति का जो लेसन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। विभिन्नताओं का देश, हमारा देश क्या है? विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा के लोग रहते हैं। उसी के बारे में हम लोग को आज स्टडी करना है, उसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करता है। आइए हम लोग चलते हैं अपने लेसन की तरफ। क्या लेखक कहता है? अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में आएगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना। आइए, कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। लेखक का कहना है कि कोई विदेशी नागरिक अगर हमारे भारत में आएगा तो बिल्कुल अपरिचित होगा। अपरिचित का मतलब यहाँ से उसको परिचय नहीं रहेगा। एक छोर यानी कहाँ से? कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक हमारा देश एक है। एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक अगर वो सफ़र करेगा, सफ़र मतलब यात्रा अगर करेगा, तो उसको इस देश में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। विभिन्नताएं का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जगह मिलेंगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग को खान पान मिलेगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों का कपड़ा लत्ता पहनावा मिलेगा। अगर उसको देखेगा तो ऑटोमेटिक को उठेगा कि यह एक देश नहीं है, कई देश मिला करके यह एक भारत देश बना है। विभिन्नताओं का समूह है। यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके एक जैसी बातों में आसानी से आंखों के सामने आती है। लेखक कह रहा है एक दूसरे से बहुत तरह से लोग भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वह आसानी से आंखों के सामने दिखाई देता है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की, जो हमारी प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं जिसको नेचर कहते हैं, प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतने प्रकार की हैं और इतनी गहरी नजर आएगी
देखने में इतनी गहरी नजर आएगी जो कि किसी भी तरह के महाद्वीप के अंदर नजर आ सकती है। महाद्वीप हम उसको कहते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश होता है, उसमें 4, 5, 10, 20 देश को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद जो शहर बसते हैं, जो देश होते हैं, उन सभी देशों को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत से ढकी हुई पहाड़ियाँ, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो हिमालय पर्वत से ढके होते हैं, एक छोर पर मिलेगी। हमारा देश क्या है? विभिन्नताओं का देश है। एक तरफ यानी उत्तर साइड और हिमालय पर्वत पे की जो पहाड़ियाँ हैं वो एकदम बर्फ से ढकी होंगी, और जैसे जैसे दक्षिण दक्षिण मतलब दक्षिण की दिशा की तरह आप बढ़ेंगे तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से भरी हुई नदियां आपको मिलेंगी। ये नदियां क्या हैं? गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से समतल को छोड़ करके, समतल मतलब बराबर जमीन पे बहती हैं। विंध्य की अरावली, विंध्याचल जो पर्वत है, ये सब पर्वतों के बारे में कहा जा रहा है। विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। जो ये पर्वत है, जो अरावली का पर्वत है, जो विंध्य का पर्वत है, जो सतपुड़ा का पर्वत है, जो नीलगिरी की पर्वत है, ये श्रेणियां जो है, ये सब जो है कि समतल हिस्से में रंग बिरंगे रूप में नजर आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इनकी विशेषताएं भिन्न भिन्न देखने को मिलेगी। पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, यानी चारों दिशाओं में कहीं भी हम जाएंगे तो हमारी क्या होगी? विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ, हिमालय की सर्दी के साथ साथ, हिमालय के पास जो हिमालय के अगल बगल के जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे सर्दी यानी ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़े और आग से छुटकारा नहीं देती। जो हमारे ठंड के प्रदेश हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यानी जहाँ भी ठंडी पड़ती है वहाँ के लोगों को गर्म कपड़े से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। हमेशा वो लोग गर्म कपड़े ही पहनते हैं और आग से भी उनको छुटकारा नहीं मिलता। समतल प्रांतों में, जहाँ समतल प्रांत है यानी एक बराबर जो प्रदेश हैं, वहाँ पे चलती हुई लू, गर्मी के समय में आप लोग देखते होंगे मई के महीने में, जून के महीने में, अभी अभी कुछ समय पहले खूब भयंकर लू चल रही थी और हमेशा लू चलती है। लू जो हवाएं चलती हैं, जो पछुआ हवा चलती है, उसी को लू कहते हैं। अगर लू लग जाता है तो आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है। लू चलती है। कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम, एक तरफ जहाँ बर्फ के अगल बगल के जो प्रदेश हैं, हिमालय के अगल बगल के प्रदेश हैं, वहाँ का मौसम बिल्कुल ठंडा रहता है, और एक तरफ जहाँ का समतल भाग है वहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म लू हवाएं चलती है। और एक कन्याकुमारी हमारा जो दक्षिण का जगह है, वहाँ पे न तो गर्मी और न तो ठंडी, एक तरह का मौसम, एक समान मौसम रहता है। बहुत ही सुखद मौसम रहता है, जिसमें न कभी सर्दी आती है यानी ठंडी कभी नहीं आती, और न ही कभी गर्मी देखने को मिलती है। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्ष मिलेगी, असम यानी आसाम की पहाड़ियों में वर्ष भर में 300 इंच वर्षा, वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, आसाम में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और जैसलमेर के तप्रभूमि भी मिलेगी। जैसलमेर की जो जगह है वहाँ पे भीषण गर्मी मिलेगी, वहाँ पे बहुत गर्मी मिलेगी और बरसात भी बहुत कम होता है, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। जैसलमेर में 2-3-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है, और वहीं पे आसाम में कई इंच वर्षा होती है। कोई ऐसा अन्न नहीं, कोई ऐसा अनाज नहीं है जो हमारे यहाँ उत्पन्न नहीं होता है। कोई ऐसा अन्न नहीं है, सब अन्न हमारे यहाँ उत्पन्न होता है। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सकता, सारे फल हमारे देश में पैदा होते हैं। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो। भू मतलब पृथ्वी, अगर मतलब पृथ्वी का जो ग्रह है, पृथ्वी के जो अंदर का हिस्सा है, उसी को हम क्या कहते हैं? भूगर्भ कहते हैं। कोई भी खनिज पदार्थ जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, मैग्नीज हो गया, सब कुछ हमारे जमीन के अंदर पाया जाता है। कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर नहीं है जो हमारे यहाँ के जंगलों में न पाए जाते हों। सभी प्रकार के वृक्ष हमारे यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, और सभी प्रकार के जो जानवर हैं वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो
यहाँ की आबो हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर, मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारे यहाँ का जो खान पान है वो अलग है, महाराष्ट्र के लोगों का खान पान अलग है, केरल के लोगों का खान पान अलग है, कर्नाटक के लोगों का कपड़ा, रहन सहन, खान पान अलग है, राजस्थान के यहाँ का वहाँ पे पर्दा प्रथा ज़्यादा है, औरतें यहाँ तक घूंघट करती हैं, पुरुष लोग पगड़ी बांधते हैं। हर जगह का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग है। यही तो हमारी संस्कृति है। राजेंद्र प्रसाद का तो यही कहना है, और राजेंद्र प्रसाद जी का तो यही तो समझाने का हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ जहाँ जहाँ जगह बदल जाती है तो वहाँ का खान पान, वेशभूषा भी सब कुछ बदल जाता है, और उस खान पान से हमारा जो मस्तिष्क का विकास होता है, हमारे दिमाग का विकास होता है, वो भी बदल जाता है। तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। प्रांत मतलब प्रदेश। भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के जो प्रांत हैं, अनेक प्रकार के जो हमारे यहाँ प्रदेश हैं, वो वहाँ के लोग जीता जागता एक हमारे तरह से प्रमाण है। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रकार से प्रचलित हैं। हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और बहुत प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। इतनी बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं कि उस बोली का कोई गिनती नहीं है। इतनी प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ एक क्या कहावत मशहूर है? कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। कोस कोस यानी एक कोस में 3 किलोमीटर होता है मुख्यतः। एक कोस यानी कोस कोस पर बदले पानी, 3 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है, और 4 कोस यानी 3 चौको 12 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है। तो हमारे यहाँ बानी और पानी सब कुछ बदल जाता है। लेखक का आगे क्या कहना है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, मानने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, बहुत देशों में हैं। लेकिन हमारे देशों में पर्सनल करके हमारे देश की जो बात करें, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग ज़्यादा या थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, यहाँ की जो बोलियों की गिनती है आसान नहीं है, बहुत प्रकार की यहाँ पे बोलियाँ बोली जाती हैं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के, संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। हमारे देश में अनेक प्रकार के, अनेक धर्मों के, अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं, और बहुत प्रेम भाव से एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे, अपरिचित जो हमारे की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा, उसी को हम अपरिचित कहते हैं। वो आदमी क्या कहेगा? घबरा कर कह उठेगा कि यह एक देश नहीं है, अनेक देशों का एक समूह है। ये जो देश है, अनेक देश मिला करके यह देश बना है। यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है। यहाँ पे एक जाति नहीं है, अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लेखक का कहना है कि यहाँ पे एक जातियाँ नहीं रहती हैं, अनेकों हजारों जातियाँ रहती हैं, अनेकों संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, जो गहराई में नहीं जाएगा, उसको विभिन्नता ही देखने में आएगी। जो ऊपर से देख लेगा, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं देखेगा, तो उसको विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए, अगर इस पर विचार किया जाए, तो इन विभिन्नताओं की तह में, तह का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसे अंदर में, अंदर तक जाया जाए तो ऐसी समता और एकता फैली हुई है। अगर उसके तह में, उसके अंदर तक जाया जाएगा तो उसमें बहुत समानता, समानता मतलब एक दूसरे में एकता फैली हुई है। अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह से पिरो लेती है। पिरोना मतलब अपने में मिला लेना, और पिरो कर एक सुंदर समूह बना लेती है। जैसे रेशमी धागा विभिन्न विभिन्न प्रकार की और विभिन्न विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरो कर एक सुंदर हार तैयार कर लेता है। जैसे लेखक का क्या कहना है कि रेशमी धागा
अगर एक रेशम का धागा होता है, उस धागे में आप लोग देखते होंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार की मड़ियों को या विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूलों को गूंथ देते हैं और गूंथ करके एक माला बनाते हैं और कितना सुंदर वो माला हो जाता है। बहुत तो पिरोना मतलब एक दूसरे के साथ मिला देना, उस फूल को या उस मड़ी को एक साथ धागे में मिला देंगे तो एक माला का रूप ले लेगा, वो सुंदर एक माला बन जाएगा, जिसकी प्रत्येक मड़ी या फूल दूसरे से न तो अलग और न हो सकती है। वो जो प्रत्येक मड़ी है, जो प्रत्येक फूल है, एक एक फूल है, वह दूसरे से अलग नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। और केवल अपनी सुंदरता से लोगों को मोहित नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं को भी सुशोभित होता है। अपनी सुंदरता से दूसरे लोगों को वह मोहित करता है, दूसरे लोगों को प्रसन्न करता है और स्वयं लोग उसको देख करके स्वयं प्रसन्न होते हैं, यानी एक दूसरे लोग एक दूसरे से प्रसन्नचित होते हैं। और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरे को भी, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास में सच, इसको लिखा हुआ इतिहास में सत्यता हुआ है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जलप्रपातों का मतलब होता है झरना, जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बन करके, जहाँ पे अलग अलग से जैसे नदियाँ बहती हैं और नदियाँ बह करके आकर के मिलती हैं, फिर मिल करके जा करके समुद्र में गिर जाती हैं। लेखक कह रहा है कि हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखने वाले, अस्तित्व मतलब होता है सत्ता रखने वाले अनेक जलप्रपातों यानी झरनों और प्रवाहों का संगम स्थल बन करके एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। प्रकांड मतलब बहुत बड़ा, बहुत विद्वान, और प्रगाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा गहरा। समुद्र के रूप में हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वह समुद्र और नदियों से भी बहुत गहरा, बहुत स्वच्छ और सुंदर है, जिसे भारतीय संस्कृति का हम नाम दे सकते हैं, जिसे हम भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, बहुत गहरा समुद्र के समान है, बहुत ज़्यादा प्रगाढ़, बहुत ज़्यादा इसकी सत्ता है हमारी संस्कृति का। इन अलग अलग नदियों के उद्गम का मतलब होता है जहाँ से जिसका जन्म होता है, जहाँ से जिस चीज़ की निर्माण होता है, जहाँ से जिसकी शुरुआत होती है, हम उसको उद्गम कहते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी अलग अलग हो सकते हैं और हो रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न, हमारे यहाँ प्रदेश के अनुसार जितने भी प्रदेश हैं, हर प्रदेश में कहीं गेहूँ ज़्यादा होता है, कहीं धान ज़्यादा होता है, कहीं गन्ना ज़्यादा होता है, कहीं कपास ज़्यादा होता है, कहीं फलों की खेती ज़्यादा होती है, यानी भिन्न भिन्न अन्न और फल फूद पैदा करती है। हमारे यहाँ मैं अभी बताया कहीं पे फलों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, कहीं फूलों की खेती ज़्यादा होती है, कहीं अनाजों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, पर सब में एक ही शुद्ध और सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है। सब में शीतल जल, सुंदर शीतल जल हमारी संस्कृति में क्या होता है, बहता रहता है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। निकलने के समय भी एक ही रहता है और मिलने के समय, संगम मतलब होता है मिलना, मिलने के समय भी एक ही रहता है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमृत देता रहे। लेखक की इच्छा, हमारी अभिलाषा, अभिलाषा मतलब कामना, और प्रयत्न मतलब होता है प्रयास, तरह तरह के हो सकते हैं, लेकिन वह एक दिन जाकर के अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जो हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए, हमारा जो अस्तित्व है, हजारों दुखों को, हजारों कष्टों को भी, थपेड़ों यानी दुखों को झेल करके भी आज भी वह कायम है और कायम रहेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, इकबाल कवि क्या कहेंगे, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा,
कुछ बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। यह स्रोत क्या है? एक नैतिक, नैतिक मतलब हमारा कर्तव्य, और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब होता है जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम आध्यात्मिक कहते हैं। स्रोत माने जहाँ से हमको प्राप्त होता है, जो अनंत काल से, अनंत मतलब आदिकाल से प्रत्यक्ष, आमने सामने, या अप्रत्यक्ष यानी सामने से नहीं कहीं और से रूप से संपूर्ण देश में बहता रहता है, और कभी कभी मूर्त, मूर्त मतलब होता है बिल्कुल साकार, साकार रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है, यह सौभाग्य की बात है। हमारा यह सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त, मूर्त मतलब साकार रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है। और जिसने अमरत्व, अमरत्व मतलब अमरता, अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में, हमारी जो सूखी हड्डियां हैं, इन सूखी हड्डियों में मज्जा डाल, मज्जा मतलब हमारी सूखी हड्डियों में मांस डालकर हमारे मृत प्राय शरीर में नया प्राण फूका है। जो हमारी शरीर एकदम मरे हुए के समान हो गई है, उसमें क्या हुआ है? नया प्राण फूंक दिया है। मुरझाए दिलों में फिर फूल खिल गए हैं। जो हमारे मुरझाए दिल थे उसमें फिर नए नए फूल खिल गए हैं। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है। कौन सा अमरत्व है? कैसा अमरत्व है? सत्य और अहिंसा, अहिंसा जिसमें हिंसा न किया जाए। अहिंसा का मतलब जिसमें किसी के ऊपर अत्याचार न किया जाए, किसी को कष्ट न दिया जाए, उसी को अहिंसा कहा जाता है। जो केवल इसी देश के लिए नहीं बल्कि आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। लेखक का कहना है कि जो मानव मात्र है उसके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रजातंत्र का मतलब प्रजा का शासन, जहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, जो मन करे कर सकता है, जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके, अपना पूरा विकास कर सके, अपनी पूरी वृद्धि कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी वह कर सके। व्यक्ति और समाज के बीच में जो विरोध है, जो विरोध का आभास होता है, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। व्यक्ति क्या चाहता है? कि हमारी उन्नति हो, हम दिन पर दिन आगे बढ़ते रहें, हमारा विकास होता रहे। और यदि एक की उन्नति और विकास, अगर एक व्यक्ति की उन्नति और विकास दूसरे व्यक्ति की उन्नति और विकास में बाधा हो रही है, तो संघर्ष पैदा होना बिल्कुल आवश्यक है। लेखक का कहना है कि एक व्यक्ति का जो विकास है, एक व्यक्ति की जो उन्नति है, वह उन्नति और विकास दूसरे व्यक्ति की बाधा उत्पन्न हो रही है, तो समाज में संघर्ष होना बिल्कुल कन्फर्म है कि संघर्ष होगा ही होगा। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उस सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विकास होना चाहिए। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, इसी अहिंसा के तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, हमारे यहाँ जहाँ जहाँ भी नैतिक सिद्धांत आए, जो नैतिक कर्तव्य आए हैं, वहाँ पे इसी सिद्धांतों का वर्णन आया है कि अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा, जहाँ पे हिंसा न किया जाए। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। अहिंसा का मतलब त्याग, जहाँ पे त्याग मतलब त्याग देना, छोड़ देना। और हिंसा का दूसरा रूप है स्वार्थ। जहाँ पे स्वार्थ रहेगा वहाँ हिंसा होगी ही होगी। जो प्राय भोग के रूप में, जहाँ पे भोग, विलासिता, अय्यासी के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने भोग भी त्यागा है। हमारी जो सभ्यता है उसने भोग को ही त्याग दिया है, और भोग भी त्याग में पाया गया है। हमारी जो संस्कृति है उसमें भोग भी त्याग दिया गया है। श्रुति कहती है तेन तेन बुझिता, इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और व्यक्ति, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का जो विरोध है, व्यक्ति और समाज के विरोध का जो विरोध है, समाज और समाज के बीच का जो विरोध है,
देश और देश के बीच का जो विरोध है वो मिटाना चाहती हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। हमारी जो शारीरिक नैतिक चेतना है, नैतिक जो मेरा कर्तव्य है, इसी से ओतप्रोत है। इसीलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं, भिन्न भिन्न मतलब अनेक अनेक प्रकार की विचारधाराओं, सोच विचार करने वालों की स्वच्छंद पूर्वक मतलब स्वतंत्र पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और भिन्न भिन्न संप्रदाय, अनेक अनेक प्रकार के धर्मों और जाति के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रफुल्लित होने दिया गया। विभिन्न विभिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया गया। जो विभिन्न विभिन्न देशों की संस्कृतियां हैं, विभिन्न विभिन्न देशों का जो कल्चर है, उसको अपनी संस्कृति में मिलाया गया और देश तत्सुद्धता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम सौहार्द से स्थापित किया गया। तलवार के दम पे नहीं, जबरदस्ती नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द का मतलब होता है भाईचारा के रूप में हमारी संस्कृति ने स्वीकार किया है कि हर चीज को हम भाईचारा के रूप में अपनाएं। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर कभी भी हमारी संस्कृति ने जबरदस्ती कब्जा करने के लिए नहीं किया। उनके हृदयों को जीता है, उनके जो हृदय हैं उनको हमेशा जीता गया है और इसी वजह से प्रभुत्व और जो चरित्र की जो चेतना है वो हमारे समाज में आज भी स्थापित है और हमारी संस्कृति इसीलिए आज भी जिंदा है। आज भी बहुत अंशों मतलब क्या होता है, हिस्सा, बहुत अंशों में हमारी संस्कृति कायम है। और जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते भी जा रहे हैं, बहुत हद तक हम बहुत कुछ हिस्सों तक हम अपनी क्या है चेतना को अपने कुछ अंशों में भूल गए हैं और दिन पर दिन हम भूलते जाते हैं। लेखक आगे क्या कर रहा है, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से, उदंड मतलब होता है गलत, जो आजकल के युग में वैज्ञानिक और औद्योगिक जो क्रांति हो रही है परिणामों से अपने को सुरक्षित रहकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार से करें, इस बारे में हमें दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। जो औद्योगिक क्रांति चल रही है, जो वैज्ञानिक युग आ रहा है, उसमें हमको दो बातों का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्राकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं, प्राकृतिजन्य नेचुरल डिजास्टर, जो प्रकृति के द्वारा आपदाएं की जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आना, सूखा पड़ना, जैसे कोरोना काल भी आया था, और मानवकृत आपदा, मानव के द्वारा बनाए गए, जैसे मिसाइलें, बम, ये मानव के द्वारा बनाई गई आपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक मतलब रचना करना, बनाना, सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। इतनी हम लोग विपत्तियां झेले हैं, हम लोग इतने दुख झेले हैं, प्राकृतिक और आपदाओं को झेले हैं और मानव के द्वारा बनाए गए आपदाओं को झेले हैं, फिर भी हमारे अंदर जो है जो रचनाएं हैं, जो सृजनात्मक चीज़ें हैं, वो कभी बंद नहीं हुई है। और हमारे देश में साम्राज्य बने, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बने, अंग्रेज आए, तमाम तरह के ऐसे ऐसे लोग, हम लोग गुलामियों की ज़िंदगी जिए, साम्राज्य बने और मिट भी गए। वो साम्राज्य क्या हो गए, मिट भी गए। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान हुआ, उत्थान मतलब विकास हुआ, और पतन भी हो गया। हम विदेशियों से आक्रांता, विदेशी हमारे ऊपर बहुत आक्रमण किए, विदेशी आक्रांताओं से हम लोगों ने बहुत जो है कि दिनों तक अब झेले हैं अपनी संस्कृति को, और पदचलित हुए, पैरों के तले हमारी संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया गया। पर हम प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ों को ढा दिया है। जो अनेक मुसीबतों के पहाड़ पड़े हमारी सभ्यताओं और संस्कृतियों पर, उनको हम लोग सब लोग मिलकर के गिरा दिए हैं, और आज तक हमारी संस्कृति क्या है, जिंदा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है आज तक हमारी जिंदा है। फिर भी हम लोग बने रहे, हम कितना दुख आया हमारी संस्कृति को, फिर भी हम लोग बने रहे। हमारी संस्कृति आज भी बनी हुई है और हमारा जीवन और सृजनात्मक शक्ति हमेशा बनी रहेगी।
हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सकें जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते हैं। लेखक क्या क्या कह रहा है कि हम अपने दुर्दिनों में, दुर्दिनों मतलब दुखों के दिनों में भी अनेक महान मनुष्यों और कर्मयोगियों को हमने पैदा करके संसार के इतिहास में उच्च स्थान पर है, बड़े बड़े स्थानों पर हम लोगों ने बैठाया है और उनको अधिकारी बनाया है। अपनी दास्ता मतलब होता है गुलामी, अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मष्ट, कर्म में विश्वास करने वाले कर्मनिष्ठ, धर्म में विश्वास करने वाले धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्रनाथ जैसे कवि को और अरविंद जैसे, रमण महर्षि जैसे योगियों को हम लोगों ने पैदा करके दिखा दिया है कि हम लोग आज गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, फिर भी हम लोगों ने ऐसे ऐसे महान नेताओं और महान ऋषियों को हम लोगों ने पैदा करके दिखाया है। उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक भी पैदा किए जिनका सिक्का पूरे विश्व में, पूरे संसार में आज भी लोग मानते हैं। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं और मानवकृत आपदाएं पड़ी और वो मिट गई, नष्ट हो गए, लेकिन हम लोग आज भी जो है कि अपनी संस्कृतियों को बचा करके रखे हुए हैं। हमारी संस्कृति आज भी जीवित है, वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना, सब लोगों को मिलकर के एक साथ चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत। इतनी हमारी नैतिक और हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि पहाड़ों से भी मजबूत। लेखक ने पहाड़ों से हमारी संस्कृति की तुलना की है, पहाड़ों से भी मजबूत और समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी अधिक व्यापक, आकाश से भी बहुत बड़ा हमारी संस्कृति है। एक और है दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, विचारणीय मतलब विचार करने योग्य है, कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही, सामूहिक चेतना, सामूहिक जागृति ही हमारे देश का प्राण है। अगर हमारी संस्कृति और सामूहिक चेतना, सामूहिक जागृति है, वही हमारे देश का प्राण है। क्योंकि जिस शरीर में, जिस आत्मा में प्राण नहीं रहता, वो शरीर कैसी होती है, मृत हो जाती है। वैसे ही हमारे लिए अगर संस्कृति नहीं रहेगी तो हम भी मृत के समान हो जाएंगे। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियों ने आपस में बधी हुई हैं। विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म के लोग आपस में बिल्कुल क्या है, बधे हुए हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, भिन्नताएं, भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं, वहाँ उन सब में एकता भी है। विभिन्नता होती, हमारा जो देश है विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नता होते हुए भी हमारे देश में एक रूपता है, एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू महात्मा गांधी को कहा जा रहा है, बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में, बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। ये जो नैतिक चेतना है, इसी नैतिक चेतना का उन्होंने सहारा लिया था। कौन से नैतिक चेतना का सहारा लिया था? अहिंसा, जिसमें हिंसा न किया जाए, सेवा, जिसमें सेवा किया जाए, त्याग किया जाए, बातों से जन साधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा, आंदोलन करने के लिए हो उठा, क्योंकि उन्हीं से ही तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जन साधारण के हृदय में, जो संसाधारण, जो आम जनता है, उनके हृदय में उनकी धड़कती चेतना, उनके अंदर जो चेतना है, उनको धड़कती हुई चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता, यानी दूर की सोच, दूरदर्शिता का मतलब दूर की सोच, दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता भी थी। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों, संघर्ष उत्पन्न होते हैं, हमारे देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। जो हमारे समाज में और जो हमारे देश में अन्याय और अत्याचार हुए हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, उनको हमको दोबारा दोहराना नहीं है, जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही
अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है जिससे हम मजबूत हो सके, धन दौलत से मजबूत हो सकें, उसकी अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ, वैयक्तिक मतलब पर्सनल लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर, मुख्य न होकर, वैयक्तिक त्याग, पर्सनल त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रधान होनी चाहिए। समाज का कल्याण हो, न कि पर्सनल मेरा कल्याण हो, ऐसी भावना अपने अंदर रखना चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार इसी भावना से प्रेरित होकर के करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों, पर्सनल स्वार्थों और स्वत्वों मतलब क्या होता है, अधिकारों पर जोर न देकर के वैयक्तिक कर्तव्य और सेवानिष्ठ पर जोर देना चाहिए, समाज पर जोर देना चाहिए, सबका भला हो, सबका विकास हो, इस पे जोर देना चाहिए। और हमारी प्रत्येक कार्यवाही जितनी भी हमारे द्वारा किया जा रहा है, प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए, बिल्कुल तराजू पर तोली जानी चाहिए, बिल्कुल तराजू पे एकदम बराबर होनी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है, किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है, जो हमारी सोच निहित होती है, वह एक ही रूप में हो, अनेक रूपों में न हो। ऐसा नहीं है कि दिखावा न हो। एक छोटे से उदाहरण के रूप में यह बात लेखक स्पष्ट कर रहा है कि एक सम्मिलित परिवार है। सम्मिलित परिवार का मतलब ज्वाइंट फैमिली, जहाँ पे पूरे परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों का अधिक से अधिक सुख पहुंचाया जा सके। ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, उसमें सभी लोगों का अच्छे से अच्छे सुख पहुंचाया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगा करके जितना भी हो सके उपार्जन किया जा सके। उपार्जन का मतलब उत्पन्न किया जा सके, धन दौलत उत्पन्न किया जाए, घर के प्रत्येक सदस्य के द्वारा मेहनत करके उत्पन्न किया जाए, सबका सामूहिक उपार्जन मान लिया जाए। सबके द्वारा किया गया प्रयास ही सामूहिक उपार्जन होता है। रकम होती है, जो भी धन दौलत होता है, जो भी संपदाएं होती हैं, जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो, उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख से, अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए। अपने सुख के लिए धन अधिक से अधिक नहीं, पूरे सबके सुख के लिए धन अधिक से अधिक उपार्जन सब लोगों को किया जाए, तभी सभी व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन होगा, सामूहिक लोगों का विकास होगा। और सामूहिक जो संपत्तियां हैं दोनों स्थितियों में बराबर होगी, और उसका बराबर अगर बंटवारा किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर सुख प्राप्त होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। लेखक कह रहा है कि दोनों स्थितियों में, यानी जो अलग अलग बंटवारा कर दिया जाएगा उसमें और एक साथ रहने में, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? लेखक क्या कह रहा है, पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं रहता है। पहली स्थिति में यहाँ पे जो संयुक्त परिवार है, जहाँ ज्वाइंट फैमिली है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का संघर्ष का मतलब क्या होता है, विवाद झगड़ा का कोई भय यानी कोई डर नहीं रहता है। क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। और दूसरे में संघर्ष होना अनिवार्य है। संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही सब कुछ कर रहा है। प्रत्येक लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, सबके लिए नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा, हमारी जो संस्कृति है इसका जो तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं। हमारी संस्कृति का यही तकाजा है। तकाजा मतलब यही सोच है, यही इसकी व्यवस्था है कि हम अपने आप को पहले वाले में लाएं। और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है, संसार से एक दूसरे के प्रति झगड़ा विवाद को मिटाना है, तो उसी भावना का सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति के बीच का हो, संघर्ष चाहे व्यक्ति आदमी के बीच का हो, चाहे देश के बीच का हो, वर्तमान ही रहेगा, यानी प्रेजेंट ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है।
आगे हमारा लेखक क्या कर रहा है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। बहुत ज़्यादा विज्ञान हमारे जो है कि मनुष्य के हाथों में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब होता है उत्थान, और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में हो रहा है। कितनी अच्छी बात लेखक ने कहा है कि उस विज्ञान ने जो मनुष्य के हाथों में जो शक्तियाँ दे रहा है या शक्तियाँ जो दिया है, उसका उपयोग एक व्यक्ति के उत्थान के लिए, विकास के लिए किया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति के गिराने यानी पतन के लिए हो रहा है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रहना है, हमें इस भावना को जगा कर रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक, जिसमें अहिंसा न हो, अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। अहिंसा हमारे अंदर अहिंसा जागृत करे ताकि हम किसी भी तरह की हिंसा न करें, झगड़ा बवाल मारा मारी किसी भी तरह का हम न करें। हमको अंदर से जागृत करे, प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। जो हमारे अंदर भोग विलासिता है, हमको गलत रास्ते पर जाने से रोके, उसको दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। जो नैतिक कर्तव्य है, अंकुश के बिना, अंकुश मतलब लगाव के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, हितकर नहीं होती है बल्कि उसके लिए कष्टकर होती है। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। उसके अंदर जो चेतना है, उसके अंदर जो भावना है, यह नैतिक जो उसका कर्तव्य है वही दे सकता है। वही उस शक्ति को परिमित, परिमित मतलब सीमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। ये लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है। इस बात को भी विचार करना चाहिए। आगे कह रहा है कि वर्तमान युग में जो भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा, जितने भी भारत की प्रदेश की जो भाषाएं होती हैं, सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। चखाने का मतलब उनको स्वाद कैसे दिया जाए। जो हमारी जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेश की जितने भी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं अलग अलग भाषाएं हैं, सभी भाषाओं, सभी बोलियां अलग अलग हैं। उनके बारे में लेखक कह रहा है कि उन प्रदेश की जो भाषाएं हैं उनको कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में दो बातें विचारनीय हैं, दो बातों को विचार करना चाहिए। कौन कौन सी बातों को विचार करना चाहिए? क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं, जो प्रत्येक भाषाएं हैं, उन प्रत्येक भाषाओं का जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, उस भाषा की कृतियों को संघलिपि, संघलिपि का मतलब एक लिपिबद्ध करके एक पुस्तक बना करके और अथवा या देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में छपवाने का आयोजन करे। मुझे विश्वास है, मुझे क्या है, विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाएं, उत्तर मतलब भारत को उत्तर भारत, दक्षिण भारत कहा जाता है, उत्तर भारत की जो भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने लगे तो उसका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोगों में आसानी से ले सकेंगे। सभी हमारे उत्तर भारत के जितने भी नागरिक हैं, सभी लोग इन भाषाओं का स्वाद ले सकेंगे, क्योंकि इन सभी भाषाओं में उतना साम्य है। साम्य मतलब इतना उसमें प्रेम है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प, स्वल्प मतलब होता है बड़ा, परिश्रम से समझ जाएगा, बड़े परिश्रम से समझ जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना किया जाए जो इन सभी भाषाओं में आदान प्रदान का जो सिलसिला है, अनुवाद द्वारा आरंभ करने का सिलसिला है। यदि सब भारतीय भाषाओं को प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। सहूलियत का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी आसानी होगी। अगर इसका अनुवाद एक भाषा का दूसरे भाषा में अगर आसानी से अनुवाद हो जाए, एक भाषा का दूसरे भाषा में अगर आसानी से अनुवाद होता रहे तो बहुत आसानी से सभी लोग समझ सकते हैं। साथ ही वह संगम साहित्यों को प्रोत्साहित भी प्रदान करेगा, प्रोत्साहित भी करेगा उनको और करेगा कि वो आगे और भी कार्य करें और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण में और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। साहित्य और संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप गान, गान मतलब गाना, नृत्य मतलब नाचना, चित्रकला जहाँ पे बनाया जाता है, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता है। भारत के पास इतनी बड़ी बड़ी कलाएं हैं कि सबको एक दूसरे में प्रदर्शित करता है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए कि जो एक भवन शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। लेखक का क्या कहना है? शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था उसके निर्माण करने के पश्चात, ताजमहल बनवाने के पश्चात सारे कारीगरों के हाथ को क्या किया था? कटवा दिया था। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था, गर्व के साथ सारे लोगों का हाथ कटवा दिया था। गर फिरदौस बर गए जमीनस्त, अमीनोनस्त अमीनोनस्त अमीनोमस्त। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, तो यही है, तो यही है, कहीं और नहीं है। यह स्वप्न, लेखक कह रहा है कि यह स्वप्न तभी सत्य होगा। कब सत्य होगा? कि जब पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित हो पाएगा जब अहिंसा, सत्य, सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति होगा। तभी जाकर के हमारी जो पृथ्वी है वह स्वर्ग हो सकती है। जब सबके अंदर सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा की भावना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित नहीं हो सकेगा। यह हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया भारतीय संस्कृति था। कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए चौथा चैप्टर है। 2024 की जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चौथा लेसन है। अगर यह भारतीय संस्कृति आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक बार मैं पुनः आप लोगों से कह रहा हूं कि इसको सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिए और एक प्यारा सा जरूर कमेंट डालिएगा और अन्य अपने मित्रों और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ करके 2024 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर सकें। तब तक मैं चलता हूं अगले लेसन की तैयारी करने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।